फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। साइंस फैक्ट्स बाय दीपक सर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, कमेंट्स में पढ़ रहा था आपके, तो आप बोल रहे थे कि अनुवांशिकता का टॉपिक लेके आइए सर। तो मैं इस बार आपके डिमांड को पूरा किया है। मैं टॉपिक लेके आया हूँ अनुवांशिकता अध्याय 8। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपका जो प्यार मेरे को मिल रहा है, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसी तरह से आप अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है आपको, तो इसी तरह से देखते रहिए और अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहिए। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवांशिकता। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। अनुवांशिकता क्या है और इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वह सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कि अनुवांशिकता जैसा कि टॉपिक है, तो अनुवांशिकता से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। बच्चों, अनुवांशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। आपको पता है, बच्चे अपने माता पिता से ही मिलते हैं, या तो कुछ लक्षण माता से मिलेंगे या कुछ लक्षण पिता से मिलेंगे। तो बच्चों, कुछ लक्षण तो माता से आते हैं, कुछ लक्षण पिता से आते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को जो माता और पिता से बच्चों में जाते हैं, इन्हीं लक्षणों को हम वंशानुगत लक्षण या फिर अनुवांशिक लक्षण के नाम से जानते हैं। बच्चों, डेफिनेशन आ जाएगी तो कैसे लिखेंगे अनुवांशिक लक्षण की? ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों तक पहुंचते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? इसी क्रम में हम आगे देखते हैं बच्चों कि अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिक लक्षणों का माता पिता से संतानों तक पहुंचकर स्वयं को प्रकट करने की क्रिया अनुवांशिकता कहलाती है। बच्चों, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता माता पिता से जो लक्षण बच्चों में जा रहे हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहला रही है? यह प्रक्रिया कहला रही है अनुवांशिकता। और अनुवांशिक लक्षण उन लक्षणों को कहते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और जेनेटिक्स या अनुवांशिकी या अनुवांशिक विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह मटर के पौधों पर किए थे। मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए थे, उन्होंने जो मटर ली थी वो गार्डन मटर ली थी, मतलब गार्डन में उगाई हुई मटर ली थी। हम कह सकते हैं गार्डन को हिंदी में उद्यान बोलते हैं, तो उद्यान में उगाई हुई मटर ली थी। और जितने भी प्रयोग उन्होंने किए थे मटर के पौधों पर किए थे, उन्होंने मटर की 34 किस्में ली थी, जिसमें से उन्होंने 22 किस्मों पर प्रयोग किए थे। मेंडल ने मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए थे वह 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। बच्चों, कितने जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे? 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। और उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। बच्चों, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो मेंडल के नियमों पर बनेंगे। जो नियम मेंडल ने दिए थे वह नियम 3 थे, और वो तीनों नियम हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक्स या अनुवांशिकी क्या है। तो बच्चों, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अनुवांशिकता या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। बच्चों, क्या एक बार रिपीट करिए सभी लोग? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा भी बता देता हूँ बच्चों। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। चलिए बच्चों, अब ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो बच्चों, अनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के जो जनक या पिता कहे जाते हैं वह है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे और अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। मेंडल ने, अब पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है बच्चों यहाँ से, कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? वह दूसरा भी पौधा ले सकते थे। ऐसा क्या खास था मटर के पौधे में कि उन्होंने सिर्फ मटर का पौधा ही लिया? तो बच्चों, ध्यान से सुनिए, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पेपर में आने की इसकी संभावना बन रही है। तो बच्चों, ध्यान से देखिए, इसके कई कारण थे मटर के पौधों का चयन करने के। तो इसका पहला कारण था, मटर का जो पौधा होता है वह 1 वर्षीय पौधा होता है। मटर के विभिन्न लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं तथा यह लक्षण भली भांति परिभाषित थे।
जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मटर का पौधा कितने वर्षीय होता है, 1 वर्षीय होता है, जिसमें उसका पौधों को आसानी से उगा भी सकते हैं, उसे हम उसका फल प्राप्त कर सकते हैं, बीज प्राप्त कर सकते हैं और उसका अध्ययन हम आसानी से, बाहरी लक्षणों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं, जिस कारण से है मटर के पौधे का चयन मेंडल ने किया था। और कई कारण थे जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि नेक्स्ट देखिए, इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है तथा क्रॉस कराया जा सकता है। बच्चों आसानी से उगा सकते हैं हम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उगाने में इसको, और एक नॉर्मल क्लाइमेट में ये पौधा डेवलप हो जाता है। इसका क्रॉस करा सकते हैं हम, जो नर पौधा है और मादा पौधा है ये, जिसमें आसानी से हम क्रॉस करा सकते हैं इसमें। मटर के पुष्प में संपूर्ण नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में मिलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि जो एक पौधा होता है मटर का, उसी में नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, मतलब द्विलिंगी होता है पौधा। यह आसानी से उगाए जा सकते हैं, हमने बात कर ली है। इन्हें आसानी से संकरित किया जा सकता है। आसानी से संकरित का मतलब होता है बच्चों हम आसानी से क्रॉस करा सकते हैं इन पौधों में। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन का अध्ययन। तो मटर के पौधे में जीन का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है और इसके बाहरी लक्षणों के अध्ययन को बोलते हैं फिनोटाइप। तो मटर के पौधे में जीनोटाइप का अध्ययन और फिनोटाइप का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। चलिए मेंडल, देखो बच्चों अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 विपर्याय विपरीत लक्षणों का चयन किया। विपरीत लक्षण मतलब जैसे कि लंबा है तो बौना, अगर गोल है तो झुर्रीदार, इस टाइप से मटर के पौधों का 7 विपरीत जोड़ी लक्षणों पर अध्ययन मेंडल ने किया था। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है कि मेंडल ने आनुवांशिकता के जो नियम प्रतिपादित किए थे वह कितने थे, 3 नियम प्रतिपादित थे और तीनों नियम हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों पहला जो नियम आता है वो आता है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया तो मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने देखा कि प्रथम पीढ़ी में केवल वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है। बच्चों मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि मेंडल में जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में शुद्ध, कैसे शुद्ध कि उसमें जो जीन होगा सिर्फ उसी जीन के एक लक्षण के लिए 2 समान जीन होंगे, तो एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है और इस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी नहीं हो पाता है तो ऐसे लक्षण को बोलते हैं हम अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने प्रभाविता के नियम में बताया कि वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसा नियम जैसे कि मेंडल ने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि मटर के पौधों पर मेंडल ने क्या किया था, लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी 2 जीन ले लिए थे और बौने पौधों के लिए स्मॉल टी 2 जीन ले लिए थे। जब उन्होंने उसमें संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी जीव कैसे मटर के पौधे के जितने भी पौधे बने थे सब कैसे बने थे, लंबे थे, लंबे लक्षण वाले पौधे बने थे। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें फिर मेंडल ने द्वितीय जब पीढ़ी में संकरण कराया उन्हीं पौधों के बीच में, तब उन्होंने देखा कि उसमें कुछ पौधे बौने भी बने हुए थे। तो मेंडल ने इससे निष्कर्ष निकाला कि जीन तो पहले से डला हुआ था लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं हो पाया प्रथम पीढ़ी में, वह कब अभिव्यक्त हो पाया, दूसरी पीढ़ी में अभिव्यक्त हो पाया। तो इसका मतलब यह था कि प्रथम पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी जीन होता है उसका। अगर प्रभावी जीन नहीं होगा तो वो लक्षण प्रकट नहीं हो पाएगा। तो मेंडल ने इससे निष्कर्ष निकाला कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी जीन ही प्रदर्शित होता है, प्रभावी जीन ही प्रदर्शित करता है अपने लक्षणों को और वह अप्रभावी जीन है और पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाता है जो कि अगली पीढ़ी में प्रदर्शित हो सकता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट नियम आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है बच्चों? पृथक्करण का नियम कहता है जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, किंतु दूसरी पीढ़ी में यह दोनों लक्षण पृथक होकर 1:2:1 के अनुपात में प्रकट होते हैं। यह नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का मतलब ये था पृथक्करण के नियम में कि जब हम जब
प्रथम पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन जब उन्हीं पौधों के बीच में दोबारा से संकरण कराया द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में जो जीन थे वह एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से दूसरी पीढ़ी में यह दोनों लक्षण पृथक पृथक होकर, मतलब स्वतंत्र होकर 1:2:1 के अनुपात में प्रकट होते हैं। मतलब यह स्वतंत्र रूप से गए तो उन्होंने देखा कि एक पौधा शुद्ध कैसा था, लंबा था, 2 संकर लंबे बने हुए थे, और एक कैसा बना हुआ था, एक बौना बना हुआ था। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात आ गया वो अनुपात कैसा आ गया, 1:2:1 आ गया। तो क्लियर है, मतलब जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, पृथक्करण का नियम। तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम। स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम सिर्फ एक जोड़ी लक्षणों पर काम कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्र अभिवन का नियम है यह 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों पर काम कर रहा है। तो पेपर में एक ही नंबर में पूछ लेते हैं कि प्रभाविता का नियम कौन से लक्षणों पर आधारित है, तो एक जोड़ी लक्षण पर आधारित है। पृथक्करण का नियम भी ये भी एक जोड़ी लक्षणों पर काम कर रहा है, जबकि स्वतंत्र अभिवन का नियम 2 जोड़ी लक्षणों पर काम कर रहा है। तो जब 2 जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, किंतु द्वितीय पीढ़ी में चारों लक्षण पृथक पृथक होकर युग्म बनाते हैं, स्वयं को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वयं रूप से अभिवहन करते हैं, जिसमें लक्षणों का 9:3:3:1 का अनुपात होता है। बच्चों ध्यान से समझिए, जैसे कि मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन का जो नियम दिया था उसमें क्या किया था, एक तो गोल मटर के बीज वाले पौधे लिए थे और जो कलर लिया था वो पीला था, और दूसरे जो लक्षण वाले जीव लिए थे उसमें क्या था, झुर्रीदार पौधे थे, झुर्रीदार बीज वाले, और उनका जो कलर था वो कैसा था, हरा था। तो इनमें जब संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में तो प्रभावी जीन वाले पौधे ही डेवलप हुए, जिसमें कौन था, गोल था, और कलर कैसा था, पीला था। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने जो पहली पीढ़ी में पौधे आ गए तो उनके बीच में आपस में क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि उसमें सभी प्रकार के पौधे बन रहे थे। 9 पौधे अलग बने थे, 3 अलग बने थे, और एक पौधा एक अलग प्रकार का पौधा बना था। तो इसका जो लक्षणों का अनुपात आ गया था, क्या आ गया था, 9:3:3:1 आ गया था। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि द्वितीय पीढ़ी में जब 2 जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। उनके जो जीन होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, ऐसे कि गोल वाला जीन ऐसे नहीं वो बोलेगा दूसरे जीन से कि भाई मेरे को ही जाना है, तुम नहीं जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा। उसका जो कार्य होगा वो करेगा, दूसरे वाले जीन का जो कार्य होगा वो है करेगा। दोनों जीन, मतलब जो लंबाई वाला जीन है या जो गोल वाला जीन है वो है कलर वाले जीन से कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या कहता है, स्वतंत्र अभिवन का नियम है। तो मेंडल के तीनों नियम हो गए बच्चों, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, संकर पूर्वज संकरण। ये क्या कह रहा है भाई, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संततियों का जब दोनों में से किसी एक जनक के साथ F2 पीढ़ी के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न संततियों का, प्रथम पीढ़ी में जो संततियाँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे प्रथम पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में कौन से पौधे बने थे, सभी लंबे पौधे बने थे। तो उन लंबे पौधों का बीच में आपस में क्रॉस कराएंगे तो किसी एक जनक का F2 पीढ़ी के लिए संकरण कराया जाता है, तो उससे संकरण को क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण कहा जाता है। अगला देखिए बच्चों, टेस्ट क्रॉस। जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का उनके अप्रभावी जनकों से, अप्रभावी मतलब जो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, उनके जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक संकर संकरण। जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक जोड़ी लक्षण के बीच में संकरण करा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, एक संकर संकरण। द्वि संकर संकरण क्या है, जब मटर के 2 विकल्पी जोड़ों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे द्वि संकर संकरण कहते हैं। बेटा बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एक जोड़ी लक्षणों के बीच में संकरण हो रहा है तो उसे एक संकर संकरण कह रहे हैं। जब 2 विकल्पी जोड़ों के मध्य संकरण हो रहा है तो उसे क्या कह रहे हैं, द्वि संकर संकरण कह रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में आने की पूर्ण संभावना बन रही है बच्चों इस बार।
और लास्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिए, ये प्रश्न ये समझ लीजिए पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, चाहे तो अथवा में आ सकता है, चाहे कैसे भी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से सुनिए कि आपको पता है मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में लिंग निर्धारण समझा रहे हैं बच्चों, मानव में लिंग निर्धारण, प्रश्न का नाम है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। कई तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान से समझ लीजिए इसको कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से पुरुष और स्त्री में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं। इतना क्लियर है बच्चों कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव के अंदर होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं। लेकिन स्त्री में 23वां जोड़ा जो XX करके होता है वह पूर्ण युग्म होता है, मतलब दोनों समान ही हो, उसमें दोनों जो उसके जो गुणसूत्र हैं दोनों 23वें नंबर के वो कैसे हैं? समान हैं। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं होता है। पुरुष में क्या होता है? पुरुष में 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसमें एक तो X होगा और एक क्या होगा? Y होगा। क्लियर है? Y कैसा होता है? छोटा होता है X के कंपैरिजन में, जिससे एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र जिसको हम Y कह रहे हैं वह छोटा होता है, जिसे Y गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। सही है। अतः स्त्रियों में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ये कौन से गुणसूत्र होते हैं? जो लिंग का निर्धारण करते हैं। स्त्रियों में XX और पुरुष में XY। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। बच्चों ध्यान रखना कि हमेशा जो कुछ ऐसी विडंबना है हमारे समाज में कि कुछ जगह ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऐसा एक कुप्रथा कहीं जो भी है ये बहुत गलत है, ये ऐसा मानना गलत है बिल्कुल, क्योंकि माता तो इसमें मतलब मेन रोल प्ले ही नहीं करती है। मेन रोल प्ले करता है इसमें नर। नर क्या होता है? अगर नर का गुणसूत्र अगर X मादा के X गुणसूत्र से संकरण हो जाता है तो क्या बनेगा? ये पुत्री का जन्म होता है। और अगर पिता का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से टकराता है तो क्या किसका जन्म होता है? पुत्र का जन्म होता है। इस प्रकार जो लिंग निर्धारण के लिए अहम भूमिका निभाता है Y गुणसूत्र, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इसके लिए। बच्चों नीचे क्रॉस करके भी बताया है कि देखो स्त्री के जो XX जो गुणसूत्र हैं, जब युग्मक का निर्माण हो रहा है, अंडे का निर्माण हो रहा है तो उसमें एक X आ गया, और इधर पुरुष में जब युग्मक का निर्माण हो रहा है, जनन कोशिका का निर्माण हो रहा है तो उसमें भी एक या तो X आएगा या Y आएगा। अगर X से टकराएगा तो पुत्री का जन्म होगा, और Y अगर X से टकरा जाएगा तो पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार Y गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। बच्चों एक नंबर में प्रश्न कभी आ जाए कि लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, तो वह Y गुणसूत्र होता है, वह लिंग निर्धारण में लिंग निर्धारण का निर्धारण करता है। बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और इसके कुछ प्रश्न हैं जो मैंने नीचे दिए गए हैं, तो इस प्रश्न देखिए आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। चलिए कुछ प्रश्न हैं और इसके आंसर भी आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि अब मेरे को एक क्लास पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है और मैं चाहूँगा कि इसके आंसर आप स्वयं देखें और इसके जो राइट आंसर हैं वो कमेंट्स बॉक्स में डालें। तो प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल को, वाटसन एंड क्रिक को, अरस्तु को, चरक एवं सुश्रुत को। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है इसका। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर आप स्वयं दीजिए। सिंपल सा दूसरा है बच्चों, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? अभी बताया था, आप इसका आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? कॉलेरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डायबिटीज़ है? तो जो भी है आप इसका आंसर बताइए। मनुष्य की कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? 23 जोड़ी, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी, 24 जोड़ी। अभी बात करी थी हमने कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, और जिसमें से नर और मादा में कितने जोड़ी समान होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र जो भिन्न होता है वह किसका निर्धारण करता है? चलिए इसका आंसर भी आप बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो इसका भी राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बहुत ही सिंपल और आसान इसके आंसर हैं। आप अगर कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो बने रहिए वीडियो में
और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक की वीडियो लेकर आता रहूँगा। लाइक कर दीजिए साइंस फैक्ट्स बाय दीपक सर के चैनल को। थैंक यू सो मच।